हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। तो जो है ये पार्ट 2 है इसका। पार्ट 1 जो है चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पार्ट 1 में हमने देखा है कि जो राजा होते थे वो कैसे होते थे, राजाओं को कौन चुनता था, वहाँ की प्रजा चुनती थी या फिर क्या होता था, किस तरीके से चुना जाता है। जैसे कि आजकल तो क्या होता है कि लीडर्स को हम वोटिंग के थ्रू चुनते हैं, तो राजाओं को कौन चुनता था, उनका राज्य कैसे बनता था, वो राज्य कैसे बनाते थे, ठीक है। और उसके बारे में जो उनका अर्ली रिपब्लिक है, यानी कि टैक्स वगैरह लेना है या और भी चीज़ें हैं, जो गणतंत्र है उनका, वो कैसे बना, ठीक है। तो उसके बारे में है, तो ये पार्ट 2 में कवर करेंगे हम। ओके, तो चलिए पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। तो पार्ट 2 में आता है टैक्सेस। एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदास, ओके, एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदास वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, मेंटेनिंग बिग आर्मीज। तो जैसे कि रूलर्स थे वहाँ के, तो वो बड़े बड़े किले बनवाते थे, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, और ये अपनी बड़ी बड़ी सेनाओं को रखते थे, है ना, बिग आर्मीज रखते थे। तो दे नीडेड मोर रिसोर्सेज, तो इस उन्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती थी, मतलब उनको इसके लिए बहुत सारी सामान चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। तो एंड दे नीडेड ऑफिशियल टू कलेक्ट दिस, तो उन्होंने क्या करा, उन्हें इसको कलेक्ट करने की आवश्यकता महसूस हुई। जैसे क्या होता है कि कहते हैं ना कि हाँ, उन्होंने बहुत बड़ा अपना काफिला कर लिया था, कि उनके आगे पीछे बहुत सारी सेना थी और सब कुछ था, जितनी ज़रूरत थी उनके, उसके आवश्यकता के हिसाब से उनके खर्चे नहीं थे, मतलब उनके खर्च पूरे नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, लोगों से ही उसको वसूलना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसको कलेक्ट करना शुरू कर दें। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग and occasional gifts brought by people, as in the case of the Raja of the Janpadas, they started collecting regular taxes। तो ऐसा हुआ कि जैसे लोग उनके पास जब आते थे, जैसे कोई धार्मिक कार्यक्रम होता था, रिचुअल्स होता था, तो लोग जब उनके पास आते थे तो वो गिफ्ट लेकर आते थे। तो राजाओं ने क्या करा, गिफ्ट लेने के स्थान पर लोगों से जो है रेगुलर टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। तो वो किस किस पर उन्होंने टैक्स लगाया, टैक्स मतलब पैसा लगाया, जिससे कि लोग उनको देते थे और इससे उनका काम चलता था। तो जैसे कि टैक्सेज ऑन क्रॉप्स, उन्होंने पहले फसलों पर वो टैक्स लगाया। जैसे कि किसी के पास ज़मीन है तो वो फसलें उगती हैं उस पर, तो फसलों की वजह से उनसे वो उस पर टैक्स लेते थे। टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन, जैसे कोई क्राफ्ट पर्सन है, जैसे बुनकर हैं, है ना, हस्तशिल्प वगैरह के लोग हैं, या कोई क्राफ्ट का काम करते हैं, तो उनसे वो टैक्स वसूलते थे। हर्डर्स पे टैक्सेस एज एनिमल्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस, और हर्डर्स जो होते थे, जो पशुपालक होते हैं, वो उनको जो एनिमल्स के लिए टैक्स देते थे उनको, या फिर जैसे कि एनिमल्स प्रोड्यूस, जैसे कि अगर आपके पास भैंस है तो भैंस का दूध वो उनको फ्री में देते थे, है ना, भेड़ वगैरह है, शीप हैं, तो उनसे उनको वूल मिलेगी फ्री में। तो इस तरीके से टैक्स किसी ना किसी रूप में राजा वसूलते थे। टैक्सेस ऑन गुड्स थ्रो ट्रेड, और जैसे सामान, जैसे व्यापारी होते थे, तो सामान इधर से उधर ले जा रहे हैं, इधर से जैसे सामान आया तो निर्यात हो रहा है, आ रहा है और जा रहा है, तो जो राजा थे वो उनके सामान पर भी टैक्सेस लगाते थे। हंटर्स एंड गैदरर्स, जो शिकारी होते हैं और जो सामान इकट्ठा करते हैं, गैदरर्स हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। तो वो राजा को जो थे, राजा को भी वो लोग सामान प्रोड्यूस कराते थे, जैसे कि टैक्स वगैरह के रूप में उनको लिया जाता था। जैसे कि जंगल दे दी, जंगल की लकड़ी उनके पास चली गई, अगर जंगल है उनके पास, ऐसे ही सामान इकट्ठा करने वाले गैदरर्स हो गए ना, तो वो लकड़ियाँ वगैरह उनको इकट्ठी करके ला के देते थे। ऐसे शिकारी जो है शिकार का सामान ला के देते थे, जैसे कोई एनिमल्स मरा तो वो राजा को दिया टैक्स के रूप में। तो इस तरीके से टैक्स किसी ना किसी रूप में वसूला ही जाता था। ओके, चलिए अब देखेंगे चेंजेस इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में किस तरीके से चेंजेस हुए। ओके ओके, देयर वर टू मेजर चेंजेस, ओके, देयर वर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। इस समय में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, खेती में जो दो बड़े बड़े बदलाव हुए। वन वॉज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लग शेयर्स। तो क्या हुआ था, जैसे प्लग मीन्स होता है हल, तो एक तो बदलाव ये हुआ कि आयरन का प्लग शेयर जो है यूज़ होने लगा। प्लग शेयर जैसे हल या फावड़ा जो थे वो आयरन के यूज़ होने लगे, लोहे के। दिस मीन्स दैट हैवी, इसका मतलब यह है कि वो हैवी भी होते थे। क्लेई सॉइल कुड बी टर्न ओवर बेटर देन विद अ वुडन प्लग शेयर। तो इससे क्या होता था, जब ये हैवी होते थे तो इससे जो थी वो मिट्टी जो थी, मिट्टी को टर्न ओवर कर लेते थे, मतलब खुदाई में उससे ईजिली हो जाती थी खुदाई। लकड़ी की अपेक्षा वो अच्छे से चलता था, और लकड़ी का इतना हल्का होता था वो अच्छे से नहीं चलता था, तो वो मिट्टी को अच्छे से खुदाई कर देते थे, मिट्टी को बेटर टर्नओवर में बदल देते थे वो, सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस। इससे क्या हुआ कि जो अनाज है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, बहुत उत्पादन हुआ अनाज का। सेकंड, दूसरा क्या था, पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। दिस मीन दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड, पैडी, मतलब क्या हुआ, इससे क्या हुआ, दूसरी वजह जो थी इसकी, जो लोगों ने क्या करा था, प्लांटिंग शुरू कर दी पैडी की। तो इसका मतलब यह है कि दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड, जैसे क्या आता था कि पहले वो ग्राउंड में
जो है सीड लगा लेते। जैसे ये ग्राउंड है हमारा, तो यहाँ यहाँ जगह जगह उन्होंने पौधे लगाए, इस तरीके से उन्होंने पौधे लगाए। तो ये पौधे जो थे उठाकर दूसरी जगह लगाए जाते थे, मतलब एक एक करके, कि थोड़ी थोड़ी गैपिंग पर एक एक करके जो है पौधे लगाए जा रहे हैं। तो इसमें बहुत मेहनत लगती थी। फ्रॉम विच प्लांट्स वुड स्प्राउट सैपलिंग्स वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड्स। वही है जो मैं बता रही हूँ कि मतलब एक जगह जैसे सारे पौधे बीज छिड़का, सॉरी पौधे नहीं लगाए जाते थे, पहले बीज छिड़का जाता था। तो जैसे एक ग्राउंड में बड़े से पहले बीज छिड़के गए सारे, जब उसमें पौधे आ गए छोटे छोटे, तो उन पौधों को दूसरी जगह पर फिक्स किया जाता था, गैप देकर अपने गार्डन में, खेत में, इस तरीके से किया जाता था। तो इसमें बहुत मेहनत लगती थी। दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मैनी मोर प्लांट्स सर्वाइव। इससे क्या हुआ, इससे जो हुआ, जब उन्होंने जब ये पैडी शुरू किया तो इससे क्या हुआ, वहाँ पे जो प्रोडक्शन हुआ बहुत ज़्यादा हुआ, और इससे जो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट्स थे वो सर्वाइव कर पाए। ओके, चलिए अब आता है अ क्लोजर लुक मगधा। तो मगध के बारे में मैप में दिखाया था मैंने मगधा, ठीक है, ये शायद बिहार में है ना, बिहार में ही है शायद, नहीं बिहार में ही है। अ क्लोजर लुक, तो हम इसके बारे में क्लोजर लुक देखेंगे, एकदम बहुत पास से इसको पढ़ेंगे क्या है ये। आप मैप में देखना, मैप 4 में है मगधा, सबसे ऊपर है मगध और फिर नीचे बाजी है, उसके ऊपर सॉरी बाजी है। तो फाइंड मगधा ऑन मैप 4 पेज नंबर 45। मगधा बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदा इन अबाउट 200 ईयर्स। लगभग 200 साल पहले मगध जो था वो एक बहुत बड़ा महाजनपद था। मैनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सोन फ्लोट थ्रू मगधा। 2 नदियाँ थी, ठीक है, 2 नहीं मैंने लिख रहा है, बहुत सारी नदियाँ जो थी मगध में बहती थी, जैसे कि गंगा और सोन हो गई, इस तरीके से 2 नदियाँ जो है मेनली बताई गई हैं इसमें। तो जहाँ पर नदियाँ बह रही हैं तो उसकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन भी उसकी उपजाऊ होती है ना, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पर बसेंगे, क्योंकि वहाँ पानी की भी कोई कमी नहीं होगी, अनाज की कोई कमी नहीं होगी, फसलें अच्छे से उगेंगी। तो इसलिए तो यहाँ पर 2 नदियाँ जो थी बहती थी, गंगा एंड सोन। तो दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट वाटर सप्लाईज मेकिंग द लैंड फर्टाइल। हाँ तो वही है, तो इससे क्या होता था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, एक सामान एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था। वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाईज अच्छी मिलती थी, और मेकिंग द लैंड फर्टाइल, जिससे जो थी भूमि जो थी वो भी उपजाऊ थी, इससे उसकी भूमि की जो उपजाऊ शक्ति थी वो भी बढ़ गई थी। पार्ट्स ऑफ मगधा वर फॉरेस्टेड। इसका जो अधिकांश पार्ट था मगधा का वो फॉरेस्टेड था, मतलब जगह जगह जंगल था यहाँ पर। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट, इसमें क्या था, हाथी जो कि जंगल में रहते थे, कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन फॉर द आर्मी। तो इनको क्या कहता, हाथियों को क्या करा जाता था, पकड़ा जाता था और उनको आर्मी के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, कार्ट्स एंड चैरियोट्स। और ये जो जंगल थे ये बिल्डिंग हाउसेस के लिए भी लकड़ी प्रदान करते थे, कार्ट्स के लिए गाड़ियाँ बनती थी इससे, और चैरियट्स और रथ भी बनते थे। ओके, बिसाइड्स इसके अतिरिक्त देयर वर आयरन और माइंस इन द रीजन। इस क्षेत्र में आयरन की भी एक ओर थी, मतलब आयरन की खानें थी यहाँ पर, यहाँ से लोहे का उत्पादन होता था। दैट कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन। जिससे क्या हुआ कि वहाँ पर मजबूत टूल्स, जैसे औजार वगैरह होते हैं, मजबूत टूल्स और हथियार बनाने में मदद मिली, क्योंकि वहाँ पर आयरन की खानें थी, इसलिए मगध में इतनी चीज़ें थी, इसलिए मगध बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत बड़ा महाजनपद था। मगधा हैड 2 वेरी पावरफुल रूलर्स। मगध में क्या था, 2 बहुत शक्तिशाली रूलर्स थे, शासक थे मगध के, बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु। ठीक है, 2 थे, अगर ये आएगा मेनली कि 2 के नाम लिखो मगध के, तो वो है बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु। हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कन्क्योर अदर जनपद। जिन्होंने क्या करा था, जितने भी जनपद थे उन पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की, उसको उन्होंने जीत लिया, जितना भी हो सका उन्होंने उसको जीतने की कोशिश की। महापद्मानंदा वॉज अनोदर इंपॉर्टेंट रूलर। और तीसरे थे महापद्मानंदा, जो कि तीसरे इंपॉर्टेंट रूलर थे। तो अगर 3 के नाम पूछेंगे तो आप लोग बताओगे मगध के, बिम्बिसारा, अजातशत्रु एंड महापद्मानंदा। ओके, ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो उसने एक्सटेंडेड मीन्स होता है बढ़ाया, उसने अपना जो कंट्रोल था वो सब कॉन्टिनेंट की नॉर्थ वेस्ट पार्ट की तरफ बढ़ाया, मतलब वो आगे बढ़ते चले आ रहे थे, अपना अधिकार जमा रहे थे। राजगिरह, प्रेजेंट डे राजगीर, राजगिरह इसका नाम पहले राजगिरह था, जो कि अब राजगीर है इन बिहार। बिहार में वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा और फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक मगध की राजधानी बना रहा। ठीक है, लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना, जो कि अब बाद में जो राजधानी जो थी वो शिफ्ट हो गई पाटलिपुत्र पे, जिसका नाम अब पटना है। ठीक है, उसको प्रेजेंट में अब उसको पटना बोला जाता है। ओके, दोबारा बताती हूँ एक बार। राजगिरह इन बिहार, बिहार में था राजगिरह, तो उसका जो अब नाम है राजगीर है वो। वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा, जो कि मगध की राजधानी था। फॉर सेवरल ईयर्स, जो कई सालों तक रहा। लेटर उसके बाद जो राजधानी शिफ्ट हो गई पाटलिपुत्र में, जो कि अब प्रेजेंट में पटना के नाम से जाना जाता है। ओके, मोर देन 2300 ईयर्स एगो,
ठीक है, लगभग 2300 साल से भी ज़्यादा पहले अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर हु लिव्ड इन मैकडोनिया इन यूरोप, जो कि एक रूलर आया था अलेक्जेंडर, एक शासक आया था अलेक्जेंडर जो कि यूरोप में मैकडोनिया में रहता था। वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कंक्वर, वो क्या करता था, वो सारे संसार पे अपना अधिकार जमाना चाहता था। वो सोचता था कि मैं दुनिया पे विजय प्राप्त कर लूँगा। ऑफ कोर्स ही डिड नॉट कंक्यूर द वर्ल्ड, उसने क्या करा, वो सारे संसार पर तो अपना अधिकार नहीं जमा पाया, बट डिड कंक्यूर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया, लेकिन उसने क्या करा था, इजिप्ट मीन मिस्र और वेस्ट एशिया के कुछ पार्ट्स पर अपना अधिकार जमा लिया था। एंड केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके बाद वो क्या करा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया। रीचिंग अप टू द बैंक्स ऑफ द ब्यास, जो कि व्यास नदी के किनारे पर पहुंचा। जब वो व्यास नदी के किनारे पर पहुंचा, व्यास नदी कहाँ पर है, पंजाब में है, तो जब वो वहाँ पर पहुंचा, व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड, जब वो जो था ईस्टवर्ड में जो है मार्च करना चाहता था, अपना अधिकार जमाना चाहता था, ही सोल्जर रिफ्यूज, उसके जो सोल्जर्स थे वो रिफ्यूज हो गए, मतलब कहते हैं डिप्रेस्ड हो गए, उनका वो अलग हो गए। दे वर सेकेंड, वो बिल्कुल डर चुके थे। एज दे हैड heard that the rulers of India had vast armies of foot soldiers, chariots and elephants, जैसे कि उन्होंने सुना था, मतलब जब वो आगे बढ़ता ही चला जा रहा था, जब वो पंजाब में व्यास नदी के पास पहुंचा, तो जो उसके सोल्जर्स थे ना अलेक्जेंडर के, तो उसकी सेना ने मना कर दिया कि अब हम आगे नहीं जा सकते, अब हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो डर चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया में जो शासक है उसकी जो आर्मीज़ है, जो फुट सोल्जर्स, उसमें जो सोल्जर्स हैं पैदल वाले भी हैं, रथ हैं और हाथी घोड़ों पर सवार भी हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब हम नहीं लड़ सकते, नहीं तो वरना वो आगे तक भी आ जाता, इतना ही आ चुका था वो। अ क्लोजर लुक वाजी, अब देखते हैं मगध के बारे में, तो हमने क्लोजर लुक ले लिया, इतना सब जो था वो मगध के बारे में था। अब आता है वाजी, तो वाजी के बारे में एक क्लोजर लुक है। वाइल मगधा बिकम अ पावरफुल किंगडम, जब मगध जो था एक शक्तिशाली राज्य बन चुका था, वाजी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली बिहार, वाजी जिसकी जो कैपिटल थी वैशाली बिहार में, वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के अंडर में था, ठीक है, वैशाली बिहार में, ठीक है, तो नोन एज गना, जना और संघा, ठीक है, तो जो कि जना और संघा के नाम से जाना जाता था। इसमें क्या था, जन और संघ के लोग थे, ओके। इन जना और संघा देयर वर नॉट वन, जना और संघा में क्या होता था कि एक नहीं था, जैसे पिछले भी मैंने बताया मगध में एक एक रूलर्स आए थे, जैसे अलेक्जेंडर हो गया या अजातशत्रु हो गया, बिंबिसार हो गया, ये सब एक एक रूलर थे, लेकिन इसमें क्या होता था, इसमें एक रूलर नहीं होता था, इसमें जो थे बहुत सारे थे, बट मैनी रूलर्स एंड ईच वन वॉज नोन एज अ राजा, बहुत सारे रूलर्स थे इसमें, जो कि हर एक कोई इसमें राजा के नाम से जाना जाता था। दीज राजास परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, और ये जो राजा थे ये एक साथ जो थे रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, जैसे धार्मिक कार्य कर लिया, वो हवन हो गए, यज्ञ वगैरह हो गए, उनको संपन्न करते थे। दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज, वो अपनी असेंबलीज में मिलते थे जाकर, असेंबलीज बना रखी थी उन्होंने। एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ, और वो डिसाइडेड करते थे सब एक साथ मिलकर कि क्या करना है और कैसे करना है। थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट, जो कि डिस्कशन और डिबेट के माध्यम से करते थे। डिबेट मीन्स हो गई बहस, और डिस्कशन मीन्स कहते हैं आपस में डिस्कशन करना, निर्णय लेना। इस तरीके से वो असेंबली बना रखी थी उन्होंने, वो सब जो है मिलकर कार्य करते थे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ़ दे वर अटैक्ड बाई एन आर्मी, अगर उन्हें किसी एनिमी पर अटैक करना है, दे मेड टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट, तो वो आपस में मिलकर डिस्कस करते थे, वो मिलते थे आपस में और डिस्कस करते थे कि इस खतरे से कैसे निपटा जाए। हाउएवर वुमेन, दासास एंड कम्माकारास कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज असेंबलीज, लेकिन क्या था, वुमेन, औरतें जो थी, औरतें, दासास और कम्माकारास, इन लोगों को जो थी इस असेंबलीज में पार्टिसिपेट करने को अलाउ नहीं था, मतलब ये लोग उस असेंबलीज में नहीं जा सकते थे, इसमें शामिल नहीं थे। कौन कौन, औरतें, दासास, दास और कम्माकारास, ठीक है, कम्माकारास शायद कोई वहाँ पर कास्ट होती होगी, तो वो लोग नहीं जाते थे उसमें असेंबलीज में, बस उनको इजाज़त नहीं थी वहाँ जाने की। तो औरतों को तो यहाँ पर कोई अधिकार नहीं था किसी चीज़ का, मैंने देखा है, ठीक है, मैंने मतलब अब तक जितना भी पढ़ा उसमें समझ में यही आया है कि औरतें किसी काम में शामिल नहीं होती थी। तो अब आता है, दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वाजीज फ्रॉम द दीघा निकाया, दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वाजीज फ्रॉम द दीघा निकाया, अ फेमस बुद्धिस्ट बुक, एक फेमस बुद्धिस्ट बुक थी दीघा निकाया जो वाजीज से थी, विच कंटेन्स सम ऑफ द स्पीचेस ऑफ द बुद्ध, जिसमें क्या था, बुद्ध की जो है बहुत सारी स्पीचेस हैं, उसके अंदर जो बुक है, फेमस बुक है, उसका नाम क्या है, दीघा निकाया, है ना। तो वाजीज में थी, वाजीज के समय में थी, तो उसमें जो थी बुद्ध की बहुत सारी स्पीचेस लिखी हुई हैं। दीज वर रिटन डाउन अबाउट 2300 ईयर्स एगो, जो कि 2300 साल पहले लिखी गई थी। अब आता है अजातशत्रु एंड द वाजीज। अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द वाजीज, अजातशत्रु जो था वो वाजीज पर अटैक करना चाहता था। ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम
वत्साकारा टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। तो उसने क्या करा था, अपने जो है मिनिस्टर को, जिसका नाम था वत्साकारा, तो बुद्ध के पास भेजा कि उनसे एडवाइस लेने के लिए कि इस मैटर पर कैसे निपटा जाए। ठीक है। द बुद्धा आस्क्ड वेदर द वाजीज मेट फ्रीक्वेंटली। बुद्धा ने जो है वाजीज से बुद्धा आस्क्ड वेदर द वाजीज मेट फ्रीक्वेंटली, उन्होंने पूछा कि इन फुल असेंबलीज, उन्होंने पूछा, बुद्धा ने जो है उनका जो मिनिस्टर गया था उससे पूछा कि वाजीज में भी क्या ऐसी असेंबलीज होती हैं। व्हेन ही हियर्ड दैट दे डिड, जब उन्होंने सुना कि ऐसा होता है, ही रिप्लाइड दैट द वाजीज वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग एज, तो उन्होंने बताया कि वाजीज तब तक प्रॉस्पर रहेगा जब तक दे हैड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबली, जब तक उसमें ऐसी फुल और फ्रीक्वेंटली लगातार पब्लिक असेंबलीज होती रहेंगी। दे मेट एंड एक्ट टुगेदर, जब वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगे और साथ साथ काम करेंगे। दे फॉलोड एस्टेब्लिश रूल्स, और वो जितने भी वहाँ पर रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलोड करेंगे। दे रेस्पेक्टेड सपोर्टेड एंड लिसन टू द एल्डर, और अगर वो अपने बड़ों का इज्जत करेंगे, उनके आदर करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे, तो जो है ये इस पर कभी भी हमला नहीं किया जा सकता, वाजिज को कभी भी नहीं हराया जा सकता। तो उन्होंने उसको ऐसा समझाया कि अगर इसमें 3-4 चीज़ें अगर ये होती रहेंगी कि अगर वो मिलकर असेंबलीज में लगातार लगे रहेंगे, है ना, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, रूल्स वहाँ के फॉलो करेंगे और बड़ों की आज्ञा मानेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, तो इन पर कभी भी कब्जा नहीं जमाया जा सकता है। तो बुद्धिस्ट ने ये बात बताई थी। तो इस समय में 2 धर्म थे जो ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। ठीक है, बुद्धिस्ट थे और महावीर जैनिज्म का भी था उसमें, उसमें ही बुद्धिज्म का था। तो वाजी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड, और जो वाजी वुमेन थी, ठीक है, वो ये सब हेल्ड नहीं करती थी और ना ही उनको जो है कैप्चर किया जाता था। चैत्यास लोकल श्राइन्स वर्क मेंटेन इन बोथ टाउन्स एंड विलेज, चैत्यास जो थे वो उस समय में दोनों टाउन्स और विलेजेस में दोनों में मेंटेन करते थे। वाइस सेंट्स हु फॉलोड डिफरेंट बिलीफ्स वर रेस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली, और जो वाइस सेंट थे, जो उनके बुद्धिमान संत थे वहाँ के, वो डिफरेंट बिलीफ, जिनके अलग अलग बिलीफ, अलग अलग विश्वास थे, ठीक है, रेस्पेक्टेड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्री, उन्हें कहीं भी घूमने की, आने जाने की, उनकी जो उन कंट्री में अपने वो फ्री होकर घूम सके उसकी भी व्यवस्था थी। तो उन्होंने बताया था बुद्धा ने कि अगर ये सब चीज़ें वाजी में होती रहेंगी तो कोई भी उनको नहीं हरा सकता, उनको वो तब तक प्रॉस्पर करेगा जब तक ये सब चीज़ें अगर वहाँ से ख़त्म कर दी जाएंगी, तब वो उनको हराया जा सकता है, लेकिन उन पर अटैक नहीं किया जा सकता। तो राजास ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राई टू कंक्योर द संघास, ठीक है, तो पावरफुल किंगडम्स के जो राजास थे उन्होंने जो है संघास पर जो है जीतने की बहुत कोशिश की। नेवरथलेस, लेकिन दिस लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टिल अबाउट 1500 ईयर्स एगो, सॉरी 1500 ईयर्स एगो दे लास्टेड, तो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो जो है 1500 साल पहले तक यहाँ पर रहे, लास्ट तक रहे। व्हेन द लास्ट ऑफ द जनास और संघास वर कंक्लूड बाय द गुप्ता रूलर्स, जब ये जनास और संघास का लास्ट हुआ, ठीक है, तो जो है गुप्ता रूलर्स आए, जब उनका लास्ट हुआ तो संघ पर जो अधिकार हुआ किसका हुआ, गुप्ता रूलर्स यहाँ पर आए। अबाउट whom यू विल रीड इन चैप्टर 9, जिनके बारे में आप लोग चैप्टर 9 में पढ़ोगे। ओके, तो समझ में आ गया है ढंग से। जैसे एक बार बताती हूँ इतना पार्ट। राजास ऑफ द पावरफुल किंगडम्स ट्राई टू कंक्यूर द संघास, जो पावरफुल किंगडम्स के राजा थे ना, जो शक्तिशाली राज्य थे, उन्होंने जो है संघ पर अधिकार जमाने की कोशिश की, नेवरथलेस, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो 1500 साल तक लगभग यहाँ पर रहे, उन्होंने काफ़ी लंबा टाइम पीरियड रहा उनका। व्हेन द लास्ट ऑफ द जनास और संघास, जब जनास और संघास का लास्ट चल रहा था, ठीक है, तो उन्होंने उसके बाद उन पर जब विजय हासिल हुई उन पर, तो उसके बाद गुप्ता रूलर्स आए वहाँ पर, ठीक है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक का शासन चलता रहा ना, राज्य जो बनते रहे, तो उसके बाद गुप्ता रूलर्स आए, जो कि हम लोग चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अगर आप भी अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को पढ़ाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो उनके साथ मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।